जैसे कि हमने बात की थी हमारे इसके अंदर 11 चैप्टर्स है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो सबसे पहला चैप्टर है इन्वेस्टमेंट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग क्या है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है क्रिएशन ऑफ एसेट्स या फिर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स जिसके अंदर प्रॉफिट मोटिव रहेगा। ये एम्प्लॉयमेंट होता है फंड्स का विद द पर्पस ऑफ अर्निंग एडिशनल इनकम या फिर ग्रोथ इन वैल्यू। तो इसके अंदर आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हो सकता है, लेकिन हमारा मेन प्रॉफिट मोटिव इसके अंदर रहेगा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। सेकंड टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन्वेस्टमेंट के इन सिक्योरिटीज़। अगर आपने सिलेबस चेक नहीं किया तो आप सिलेबस में चेक कर सकते हो, और जो जो आपको लगे कि रेलिवेंट है आप सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है। वैसे तो सिर्फ वही हैं, सबसे कम टॉपिक्स ही मिलेंगे आपको हमारी वीडियोस में। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहला होगा इनकम। तो मेजर ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का यही है कि हम इनकम करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड यील्ड इंटरेस्ट। सेकेंड है कैपिटल एप्रिसिएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का होता है कि हम अपने जो भी हमने कैपिटल को इन्वेस्ट किया एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम बढ़ाना चाहेंगे। तो इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, कंजर्वेटिव ग्रोथ है। इन्वेस्टमेंट जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सीख करते हैं कि वो अचीव करें अपनी कंजर्वेटिव ग्रोथ, ताकि वो बिल्ड कर सके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो उसे पैसे ला के देगा। ठीक है। एग्रेसिव ग्रोथ। स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। एक इन्वेस्टर विद स्पेकुलेशन एक ऑब्जेक्टिव रखता है कि वो अपना मैक्सिमम रिटर्न लेके आना चाहेगा जब वो बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है उसके शेयर्स या सिक्योरिटीज़। ये प्रॉफिट बनाने के लिए होता है शॉर्ट टाइम में। ठीक है। तो हाई रेट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है इस ऑब्जेक्टिव के साथ। फॉर्म्स ऑफ रिटर्न। पीरियोडिक कैश रिसीव। कैश डिविडेंड पेबल होता है एज एंड व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के डिसाइड करते हैं। कैपिटल गेन आपको पता है, चेंज इन प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैपिटल गेन या फिर कैपिटल लॉस बोलते हैं। ये डिफरेंस होता है हमारे परचेज प्राइस में जो और हमारे प्राइस में एट विच द एसेट्स को आप बेच सकते हो या खरीद सकते हो। इन्वेस्टमेंट में आपके पास सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है आपके फंड्स की। रिस्क लेवल होता है, लिक्विडिटी है, हाईली लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, और टैक्स की कंसिडरेशंस। ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है आप इसको रीड कर सकते हैं, सिलेबस में से गिवन नहीं है बट ये 5 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल जहाँ पे आपको टैंजिबल एसेट्स जैसे मोटर कार, एरोप्लेन, शिप, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिजिकल एसेट्स हमारे अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स। तो आप एग्जाम्पल से इसको याद कर सकते हो। डेफिनेशन इसमें आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। तो मार्केटेबल जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, इजीली आप उसको मार्केट में ला सकते हो और इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में शॉर्ट पीरियड में, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स। ठीक है। नॉन मार्केट जो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे बैंक के डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस स्कीम। ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल सेम सही रहेगा। ट्रांसफरेबल जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो जैसे शेयर बॉन्ड, और नॉन ट्रांसफर्ड या फिर जिसको आप होल्ड भी नहीं कर सकते या एक्सचेंज भी नहीं कर सकते, जैसे आपके एनएससी जो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़, इन्वेस्टमेंट के ऑल्टरनेटिव्स या फिर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर इंडिविजुअल अपनी चॉइस से उन्हें इन्वेस्ट करता है। ठीक है। ये फिक्स हो सकते हैं बाय द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स, वेरिएबल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स या फिर नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है हम देख लेते हैं। फिक्स्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट, मेच्योरिटी आपको पता है, तो उसके अंदर आपके कैश हो सकता है, सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट डिबेंचर। वेरिएबल प्रिंसिपल सिक्योरिटीज़ के अंदर आपके जहाँ पे आपको मेच्योरिटी वैल्यू आपको नहीं पता, जैसे आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड है आपका नॉन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आपका रियल एस्टेट आ गया, मॉर्टेजेस आ गया, कमोडिटी, बिजनेस वेंचर्स, आर्ट एंटीक्स एंड अदर वैल्यूएबल आइटम्स। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स एक इम्पॉर्टेंट और रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है हमारे इकोनॉमी का, जिसके अंदर हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास कोई कंट्रोल नहीं होता ओवर द अमाउंट। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, जैसे आपके पेंशन फंड, प्रोविजन फंड,
इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट कंपनी, यूनिट ऑफ ट्रस्ट। तो ये एक फ्लो चार्ट है। अगर आप सिर्फ इस फ्लो चार्ट को याद कर लोगे तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन समझो हो गया। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है मेनली। डायरेक्ट में आपके फिक्स्ड, वेरिएबल, नॉन सिक्योरिटी, जिसके अंदर आपके सब पॉइंट्स है जो हमने अभी देखे। इनडायरेक्ट में आपके पेंशन, प्रोविडेंट, इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ट्रांसफरेबल फिक्स सिक्योरिटीज कौन से होते हैं आपके? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, सेविंग सर्टिफिकेट। आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मार्केट, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ भी इसमें आ जाते हैं। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जो रियल ऑनर्स होते हैं, होल्डर्स जो हमारे इक्विटी शेयर के होते हैं वो रियल ऑनर्स होते हैं। उनके पास वोटिंग राइट्स होती है। रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पे कंपनी के। ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। इक्विटी शेयर के टाइप्स, तो ये भी आपको ज़रूर करने हैं। ब्लू चिप क्या है, ग्रोथ शेयर क्या है, इनकम शेयर क्या है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है आपको। ब्लू चिप बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के बेसिस पे। तो ये शेयर्स कौन से होते हैं? जो वेल इस्टेब्लिश्ड होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, इनके पास गुड रिकॉर्ड ऑफ अर्निंग होता है, पेइंग रेगुलर डिविडेंड, उसको हम ब्लू चिप बोलते हैं। ये शेयर्स फैंसी होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के। डिविडेंड पे आउट ऑफ सच कंपनीज इज मॉडरेट, लेकिन उनकी कैपिटल अप्रिसिएशन हाई होती है। अब इस क्वेश्चन को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। तो आपके 5 पॉइंट्स हो गए कि ये वेल इस्टेब्लिश्ड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है। यहाँ तक आपका 1 पॉइंट हो गया। फिर इसके अंदर आपको रेगुलर डिविडेंड पे होता है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि ये फैंसी होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि डिविडेंड पे आउट ऑफ सच कंपनी मॉडरेट होता है। और फिफ्थ पॉइंट हो गया कि कैपिटल अप्रिसिएशन हाई। ग्रोथ शेयर्स वेल एनरिच्ड होते हैं। इनकम शेयर्स जहाँ से आपको स्टेबल ऑपरेशन, मॉडरेट ग्रोथ रेट होते हैं। साइक्लिकल शेयर्स भी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर शेयर्स ऑफ कंपनी हैव साइक्लिकल टेंडेंसी टू ग्रो। ठीक है। डिफेंसिव शेयर, स्पेकुलेशन शेयर, जिसके अंदर आपके शेयर्स अट्रैक्ट करते हैं टेंशन ऑफ बुल एंड बियर ऑपरेटर्स, जो ब्रिंग करते हैं वाइड फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस। तो ये स्पेकुलेशन शेयर 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब आप इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज खुद से पढ़ सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आप देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रेफरेंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसके अंदर कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होते हैं। सेकंड प्रेफरेंस रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हो। डिबेंचर्स, एक कंपनी रेज करती है लॉन्ग टर्म लोन्स बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो एक डिबेंचर एक्नॉलेजमेंट है एक डेट का। ये इसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप चेक कर सकते हैं खुद से। सेविंग सर्टिफिकेट्स में आपने इंदिरा विकास पत्रा, किसान विकास पत्रा, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स, ये तीनों भी याद करने हैं ज़रूर। ये भी हमारे सब पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, तभी हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। यही डिफरेंस आता है कि किसी को 10 या 8 मार्क्स क्यों मिलते हैं और किसी को 12 क्यों मिलते हैं। आपने दोनों ने सेम पॉइंट्स लिखे होते हैं, बट किसी ने सिर्फ सेविंग सर्टिफिकेट लिखा है और किसी ने इसके सब पॉइंट्स भी लिखे हैं। तो ट्राई करें कि जैसे ये सेविंग सर्टिफिकेट्स और इसके पॉइंट ब्लैक से लिखे, एंड आगे के पॉइंट्स जो भी आपने इसके अंदर लिखना, आप कंटेंट लिखना, वो ब्लू से लिख के थोड़ा इसको हाईलाइट शो करें। अगर आप ब्लू ब्लैक ऐसे नहीं करना चाहते, सिर्फ एक पेन से लिखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको अंडरलाइन कर दे। स्केल से ना करें, बट सिर्फ पेंसिल से एक लाइट सी लाइन लगा दे, जिससे थोड़ा क्लियरली वो दिखे। नेक्स्ट है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो इशू किए जाते हैं बाय सेंट्रल, स्टेट या फिर क्वासी गवर्नमेंट, उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या क्वासी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। इनकी मेच्योरिटी पीरियड 3 से 20 ईयर्स तक हो सकती है, और ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होते हैं। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है बाय गवर्नमेंट। ये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं बाय कंप्लीटिंग अ ट्रांसफ़र डीड, और इंटरेस्ट पे किया जाता है टू होल्डर एक स्पेसिफिक डेट पे। सेकेंड कैटेगरी इन सिक्योरिटीज़ की प्रोमिसरी नोट है, जो इशू किए जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें सिर्फ ये लिख दोगे ये किससे इशू होते हैं, क्या पीरियड है, वो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट है मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। पॉइंट ज़रूर याद करना, जितने भी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स है, वो सब याद करनी है। अगर अगर आपको ये होता है कि ट्रेजरी बिल्स क्या है, आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उसकी रीडिंग ज़रूर लो। बट जैसे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये सेंट्रल, स्टेट और कॉसी से रिलेटेड है। प्रेफरेंस शेयर हमें पता क्या है, इक्विटी शेयर हमें पता है, डिबेंचर क्या है।
तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ सकते हो, तो ये चीज़ें आपको आगे भी काम आएंगी। तो मनी मार्केट जो वो है जिसके अंदर शॉर्ट पीरियड में आप डील करते हो, जिसके अंदर आपके ट्रेजरी बिल्स हैं। ट्रेजरी बिल ऑफ कोर्स सारे शॉर्ट में, अगर मनी मार्केट ही शॉर्ट में है तो आपके ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये सारे आपके शॉर्ट पीरियड पे होंगे। 9 का कोई फिक्स पीरियड होगा। इतना पता आप सब में सेम पॉइंट लिखोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप सब पॉइंट लिख रहे हो। ये आपका मेन पॉइंट तो मनी मार्केट सिक्योरिटी हो गया। मनी मार्केट सिक्योरिटी में भी आपने वही लिखना है कि शॉर्ट पीरियड है, और आपने 3 टाइप बता दिए। नेक्स्ट है आपका नॉन ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, जिनके अंदर आपके डिपॉजिट्स आते हैं। डिपॉजिट फिक्स रिटर्न सिक्योरिटीज़ होते हैं, जिनके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न आपका डिपेंड करता है टाइम ऑफ डिपॉजिट पे। लॉन्गर जो होते हैं उनका हाई होता है, ठीक है। इतना बहुत है इसमें करने के लिए। टैक्स शेल्टर्ड सेविंग स्कीम्स के अंदर सबसे पहला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। ये मेन स्कीम है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होता है हर एम्प्लॉय का, और अमाउंट क्रेडिट किया जाता है उसको डिडक्ट करने के बाद फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के पास पेंशनेबल पोस्ट होती है विच हैव देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस, बट जिनके पास नहीं होती उसके अंदर बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द फंड। इतना मोर देन इनफ है इसके लिए। नेक्स्ट है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। ये मोस्ट अट्रैक्टिव आपकी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। 15 ईयर सेविंग स्कीम है। मेच्योरिटी ओनली अप टू 16 ईयर। कंप्लीट और कब कैलकुलेट होता है? आफ्टर, मतलब जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में। ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको परचेज कर सकते हो पोस्ट ऑफिस से इन डिनोमिनेशन ऑफ 100,000, 5,000, 10,000, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट कम सिक्योरिटी स्कीम है, जिसके अंदर डेथ ईयर ऑफ पॉलिसी होल्डर को पे किया जाता है फॉर द पॉलिसी, एंड अदरवाइज हमारा जो अमाउंट है वो पे किया जाता है टू द पॉलिसी होल्डर ऑन इट्स मेच्योरिटी, ठीक है। और लास्ट है हमारे म्यूचुअल फंड्स। ये ऑफर करते हैं हमारे लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए। तो सच फंड्स हैव बीन वेरी पॉपुलर यूएसए में, और फैंसी किया गया है उसको इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी। हमारे बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स भी उसे परमिशन देते हैं, सेबी को, फॉर दिस। आप सबको पता होगा कि अभी फंड्स में, स्टॉक्स में ये बहुत ट्रेंडिंग है इंडिया में भी। तो आप खुद से भी अगर आपको कुछ भी नॉलेज है उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हो। रियल एस्टेट हमें सबको पता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, आर्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स। तो आई गेस ये तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। लास्ट आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज़ वन जो डिराइव हुआ है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, ठीक है। बेसिकली हमारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़, इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स क्या थे कि हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमें वो इन फ्यूचर प्रॉफिट दे, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप और चीज़ें क्या लिख सकते हो कि जैसे एंटीक्स हो गए, ठीक है, गोल्ड सिल्वर तो हमने अभी बात ही की, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसके अंदर आप कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हो, जैसे आपके एंटीक्स तो हमने बोल दिया। आप इसके अंदर बिटकॉइन भी लिख सकते हो, LIC भी लिख सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोन्ड्स हम बात कर चुके हैं। तो इसके अंदर ना बेसिकली यही सब चीज़ें कवर होती है। तो ये 15 मार्क्स का आपका बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। अगर आप इन सब को ना एक जगह लिखोगे कलेक्टिवली, देखो ये अब ये आपको H तक दिया, मतलब उन्होंने आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं। 8 पॉइंट्स के अंदर हमारी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस भी थी बीच में, ठीक है। तो ये हमारा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है जब इसके अंदर आप अगर नोटबुक लेके बैठोगे, अगर आप एक पेज पे सिर्फ हेडिंग्स लिखोगे ना तो ये एक पेज में कवर हो जाएगा। और आप कोशिश करें कि जब भी आप नोट बना रहे हो, अगर वीडियो देख के ना, तो आप फ्लो चार्ट बनाओ। अब इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे ना जब आप एक बार दोबारा, आप सिर्फ अपने पेज पे लिखना एक, किसी भी, मतलब ये चैप्टर ले लो या कोई भी चैप्टर, जैसे रिस्क के टाइप्स करेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के हम करेंगे, तो आप सिर्फ एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना, उसको फ्लो चार्ट बना के खुद करके देखना। हम आपको दिखाएंगे भी, ठीक है। उसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उस वीडियो की वेट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हम आपको अच्छे से बताएंगे
तो वो कहीं न कहीं आपके लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि अभी जैसे हमने किया, हमने अभी इसके अंदर बहुत सारे बात की, जैसे मिक्सअप हो गया ना अभी कि इतने सारे पॉइंट्स हमने देखे। मेन पॉइंट्स आपको पता होने ज़रूरी है, आप उसके अंदर खुद का कंटेंट भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो अब इसके और टॉपिक है, जैसे फीचर्स क्या है एक आइडियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के, कि सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी है, रेगुलरिटी है, स्टेबिलिटी है, कैपिटल एप्रिसिएशन हमने देखा था शुरू में, टैक्स बेनिफिट्स हैं, लीगैलिटी है। तो ये जितना भी है, टैक्स टेंजिबिलिटी, कंसेबिलिटी, तो ये जो है ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बहुत पहले से पढ़ रहे, या 1-2 महीना पहले से अगर आप प्रिपरेशन करो, तब आप इन चीज़ों को टाइम दे सकते हो कि आप 80 में से 60-70 प्लस स्कोर कर पाओ। और आते हैं, सिक्योरिटी एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी सब्जेक्ट है, बट इसमें आते हैं, ठीक है? तो मेन क्वेश्चन हो चुका है। अगर आपको 5 मार्क्स के लिए भी देखना है तो आप आगे देख सकते हो इस वीडियो को। ज़्यादा हम बात करेंगे मैंने डिटेल में, एक बार हम बस कवर कर लेंगे कि बुक में दिया क्या क्या हुआ है। अब जैसे ये स्कोप है, ये इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। आइडेंटिफिकेशन हमारे इन्वेस्टमेंट के रिक्वायरमेंट्स की, फॉर्मुलेशन हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और स्ट्रैटेजी की, एग्जीक्यूशन है स्ट्रैटेजी की, मॉनिटरिंग है पोर्टफोलियो, ठीक है? इतना ही था। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ये प्रोसेस दी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये क्वेश्चंस कभी आते ही नहीं है। अगर आते भी हैं तो ऐसे होते हैं कि आप स्किप कर सकते हो इनको। अब ये क्वेश्चन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं कि अगर आपको पूरा सिलेबस तैयार हो गया और आपके पास कुछ नहीं है, तब आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। जो ये इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं, ये हम यूनिट 2 में बात करेंगे, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे इन्हें पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, हम वहाँ पे यूनिट 2 में अच्छे से बात करेंगे इनकी। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, ये उन लोगों के लिए सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जो स्टॉक्स में आगे जाना चाहते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली लेके उसे पढ़ सकते हैं और डिटेल में आप उसे चेक कर सकते हो। ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग 5 मार्क्स में आता है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो भी आपके ग्रोथ स्टॉक्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज़ को जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है बेटर देन एवरेज गेन्स हमारे रीसेंट ईयर्स में। तो उसको कंपेयर किया जाता है और उसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंटिन्यू करेंगे हायर लेवल ऑफ प्रॉफिट इनकम, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फीचर्स क्या है कि हाई प्राइस है ब्रॉडर मार्केट से, हाई अर्निंग्स है, मोर वॉलेटाइल है ब्रॉडर मार्केट से, ठीक है? फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करने चाहिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग में, रैपिड ग्रोथ हमें कंटिन्यू नहीं करता इंडेफिनिटली, लार्ज बिजनेस एक्सपेंशन एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग बिजनेस स्ट्रक्चर है जो फॉलो नहीं करता मैनेजमेंट के लिए, इंडिविजुअल रेशियोज आपके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ये भी 5 मार्क्स के लिए है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो ये रीड कर सकते हो आप। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा 5 मार्क्स का, क्योंकि बुक के अंदर 5 मार्क्स का इसी चैप्टर से 5 मार्क्स के आपके 5-6 क्वेश्चन तो निकल जाएंगे, क्योंकि यही बेसिक चैप्टर है ना हमारा। तो इसमें से 5 का और 15 का आता ही है, यही क्वेश्चन आएंगे, चाहे ग्लोबल आ जाएगा, ये आ जाएगा, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पूछ लेगा, या जितने भी हमने पहले पॉइंट्स किए ना कि हमारा स्पेकुलेशन क्या है, हमारा जो हमने पीछे बॉन्ड्स के टाइप देखे, हमारे इक्विटी शेयर का पूछ लेगा, वो कुछ भी 5 मार्क्स में आ सकता है। 5 मार्क्स का कोई भी आपको मतलब टॉपिक्स यही आएंगे, मतलब इन 4-5 में से, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर आप पेपर में ये 4 पॉइंट लिख के आओगे तो आपको 4 नंबर ही देगा एग्जामिनर, ठीक है? और इन डिफरेंस का क्वेश्चन है, हमेशा डिफरेंस की फॉर्म में करें, टैबुलर फॉर्म में करें, बेसिस ज़रूर लिखें, जिससे आपका इजी रहेगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमें खुद भी पता है कि जहाँ पे आप इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, इंस्टीट्यूशनल आपके वो गए जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो औरों के लिए, ठीक है? जैसे पेंशन फंड्स हो गए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो ये तो आई गेस आपने पढ़ ही लिया होगा फ़िलहाल अभी के लिए। ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग आपने देख लिया। विद दिस ये हमारा चैप्टर 20 मार्क्स का ख़त्म हुआ यहाँ पे। तो पेपर में 20 मार्क्स का इस चैप्टर से आप ज़रूर लेके चलो कि 20 तो आपका मिनिमम है, इससे ज़्यादा का भी आ सकता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ज़रूर बताना कि पेपर में जो हमने बताया वही आया या नहीं आया। चांसेस 99% है, बट 1% हम कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी यही क्वेश्चन आना है।
ठीक है, आपको इतना बड़ा चैप्टर करवा दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, एक बार आपको वो चार्ट दिखा देते हैं फिर से, जो हमारा टाइप्स था, तो आपको क्लैरिटी रहेगी। ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।